हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय बिश्नोई। आई वेलकम यू ऑल। हम जो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ रहे थे। 30 क्वेश्चन हमने किए थे, 2 क्लास हमारी हो गई थी। मुझे लगता है आप लोगों को मजा आ रहा होगा। कॉन्सेप्चुअली हम चल रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं क्या क्या है कैसे है। और टोटल 70 सेंटेंसेस हैं, 30 हमने कर लिए हैं। बाकी यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे जितना सेंटेंस हो पाते हैं। आज की क्लास में सेंटेंस इंप्रूवमेंट ही हम करेंगे। और 2 क्लासेस से पहले की नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके आप देखिएगा, मजा आएगा आपको जनरली। ठीक है, चलो खैर 31 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट ही टेक्स रेस्ट। डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उसको जो है रेस्ट करना चाहिए। यार ये क्या दे दिया इन्होंने, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। ये सब्जेक्टिव मोड का क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं पता हो तो बड़ी दिक्कत है। चलो खैर, फिलहाल तो मैं आंसर लगाते हैं, एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस क्या क्या हो सकता है। एक बात बताओ, अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें ये पता होगा कि शुड जो है वो मॉडल होता है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ना कि उसके साथ ऐसी आई एस। शुड टेक्स होगा या शुड टेक होगा, सोच के देखो। ये होगा शुड टेक। क्या होगा? शुड टेक। उसके अलावा अगर मैं आपसे कहूं मस्ट, मस्ट भी मॉडल है, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन उसके साथ क्या नहीं लगता? ऐसी आई एस नहीं लगता। मस्ट टेक्स या मस्ट टेक? मस्ट टेक, तो ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बचता है टेक रेस्ट और टेक द रेस्ट। 2 ऑप्शन बचे। अच्छा एक बात बताओ, ही टेक्स रेस्ट तो ठीक है हालांकि, लेकिन ये नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन है नहीं। अगर कहीं नो इंप्रूवमेंट का ऑप्शन होता तो तुम कहते कि बात ठीक है। कहीं है नो इंप्रूवमेंट? देखो कहीं नहीं नो इंप्रूवमेंट। तो या तो आंसर टेक रेस्ट होगा या तो आंसर टेक द रेस्ट होगा। ठीक है, अगर मैं कभी भी किसी को बोलता हूं कि भाई रेस्ट करो, अगर मैं कभी भी किसी को बोलता हूं कि क्या करो, रेस्ट करो, मैं रेस्ट डॉक्टर हूं मान लेते हैं, मैं रेस्ट करने के लिए बोलता हूं, तो रेस्ट से पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ यू शुड हैव सम रेस्ट, यू शुड हैव सम रेस्ट, तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। अगर मैं ये लाइन तुमसे कह रहा हूँ यू शुड हैव सम रेस्ट, तो रेस्ट को देखो, आर्टिकल दा लगाने का मतलब है स्पेसिफिक आपने कर दिया। रेस्ट से पहले दा लगाया मतलब आपने स्पेसिफिक बता दिया रेस्ट को। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि रेस्ट से पहले दा लगा दो या रेस्ट कुछ स्पेसिफिक और कुछ स्पेशल प्रकार का रेस्ट करना है? ये जनरली पॉसिबल नहीं है। तो रेस्ट से पहले दा तो नहीं आएगा। रेस्ट से पहले क्या नहीं आएगा? दा नहीं आएगा। आंसर बचता है बिफोर बॉल। आंसर बचता है बिफोर बॉल। तो कहने का मतलब है आंसर तो बिफोर बॉल हो गया, लेकिन पता है ये बात हजम हो ही नहीं सकती तुम्हें। और अगर तुम्हें हजम हो रही है मतलब तुम नहीं जानते हो अंग्रेजी। सच बता रहा हूँ। कैसे? ध्यान से देखना। तुम्हें ये बात हजम होनी नहीं, आंसर बी फॉर बॉल ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात हजम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक बात सिखा चुका हूँ। द डॉक्टर एडवाइज्ड, जिस हिस्से में कंजक्शन नहीं होता है वो मेन क्लोज होता है ना? तो ये मेन क्लोज हो गई। अगले वाले हिस्से में दैट लगा है। अगले वाले हिस्से में क्या लगा है? दैट लगा है। और दैट जो है वो कैसा कंजक्शन होता है? दैट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। अगर दैट सबऑर्डिनेट कंजक्शन है तो ये कैसी क्लोज हो गई? ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। और आपको पता होना चाहिए मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में? पास्ट में। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में? पास्ट में। तो तुम्हें ये आना चाहिए दिमाग में कि ही टेक्स द रेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ही टुक आना चाहिए। तुम्हें ऐसा लगना चाहिए। हालांकि आंसर टेक ही ठीक है, टेक्स भी नहीं, ही के साथ टेक ठीक है यहाँ पे। और मैं बताता हूँ क्यों। ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, डेप्थ में चली जाएगी बात। ये सेंटेंस, ये मूड का सेंटेंस है। आपने अगर मूड नहीं पढ़े हैं कभी जीवन में, मूड नाम का एक टॉपिक होता है, ठीक है नहीं? चलो फिलहाल मैं इधर ही आता हूँ। मैंने कहा कि तुम्हें लगना चाहिए, पहली बात तो तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि मेन क्लोज पास में तो सबऑर्डिनेट पास में, तो तुम्हारी जितनी नॉलेज है, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है या जितना तुम जानते हो, तुम्हें ये लगना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि यार टेक की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। लेकिन तुम एग्जामिनर का देखो, उस क्वेश्चन बहुत खतरनाक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन उसने 4 ऑप्शन देकर खत्म कर दी बात। 4 इतने लल्लू ऑप्शन दे दिए उसने जिसकी कोई हद नहीं। इतने आसान 4 क्वेश्चन उसने दे दिए, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं। एक सेकंड रुकना गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिए 4। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ 4 उसने बहुत इजी ऑप्शंस दे दिए। मैं आपसे कहूंगी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिख देता टुक, तो आधी क्या 99% जनता टुक पे चली जाती या हैड टेकन पे चली जाती। ठीक है, डॉक्टर ने एडवाइस किया कि उसको रेस्ट करना चाहिए, तो आप उसको देखो ना, मेन क्लोज पास में तो सबऑर्डिनेट पास में, तो हमें यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही चाहिए थी। इन जनरल तो यही चाहिए थी, या हमारा दिमाग तो यही कहता है कि सेकंड फॉर्म चाहिए थी। लेकिन सेकंड फॉर्म वाला कोई ऑप्शन नहीं था। इतने बकवास ऑप्शन बना दिए उसने, पहला चौथा वैसे कट गया क्योंकि मॉडल के साथ ऐसी एस नहीं लगता वर्ब में। यहाँ पर मैंने आर्टिकल से हटा दिया क्वेश्चन, तो आंसर बना बी फॉर बॉल। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप यहाँ पे टुक लिखने की कोशिश कर रहे हैं या हैड टेकन लिखने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी गलत है, समझे? ये और ही के साथ यहाँ पे टेक्स भी नहीं आ सकता। तुम सोचो ही के साथ टेक्स लगा दूं, ही के साथ टेक्स भी गलत है। ही के साथ टेक आएगा, ही के साथ क्या आएगा? टेक आएगा। ये मूड का क्वेश्चन है, समझे नहीं?
मूड क्या, अगर आप नहीं जानते हैं तो एक चैप्टर होता है मूड, ठीक है। और मूड की बात करें तो 3 टाइप के मूड बनते हैं। एक तो इंडिकेटिव मूड बनता है, एक इंपेरेटिव मूड बनता है, एक सब्जेक्टिव मूड होता है। 3 प्रकार के मूड होते हैं, इंडिकेटिव है, इंपेरेटिव और सब्जेक्टिव। इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड की अगर बात करें, इंडिकेटिव मूड क्या है या हम किसको इंडिकेटिव मूड जो है कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूं कि मैं क्या इसमें बता सकता हूं। इंडिकेटिव मूड जो होता है वो फैक्ट्स, ओपिनियन और क्वेश्चन की बात करता है। किसकी बात करता है? फैक्ट्स, ओपिनियन या फिर क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जो फैक्ट बता रहा है, कोई ओपिनियन दे रहा है, कोई क्वेश्चन बता रहा है ना, तो जैसे आप जनरली लिखते हैं, हम जैसे जब भी कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस लिख रहे हैं, फैक्ट वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ओपिनियन वाला कोई बेसिकली सेंटेंस लिख रहे हैं, तो ये सारे के सारे कैसे, ये इंडिकेटिव मूड की बात करेगा। ये कौन से, ये किसको दिखाता है? इंडिकेटिव मूड। ठीक है। एक इंपेरेटिव मूड होता है। इंपेरेटिव मूड में आपको पता ही है, इंपेरेटिव मूड में आता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर एंड सो ऑन, कुछ चीजें आती हैं। अगर आपने किसी से कोई डायरेक्ट रिक्वेस्ट करी है, डायरेक्ट एडवाइस दी है या डायरेक्ट ऑर्डर आपने दे दिया, ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिल गया, ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, ठीक है, तो इन सभी चीजों को इंपेरेटिव मूड में रखा जाता है। और एक सबसे लास्ट में होता है क्या? सब्जेक्टिव मूड। एक सबसे लास्ट में होता है सब्जेक्टिव मूड, समझ रहे हो? अगर सब्जेक्टिव मूड की बात करें तो सब्जेक्टिव मूड 2 टाइप का होता है गाइस। एक प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, एक होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड को भी कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड करता क्या है, ठीक है नहीं? पहली बात तो सब्जेक्टिव मूड की अगर हम बात करें तो हमेशा इसमें कुछ भी रखा होगा, कोई भी चीज में रखी होगी, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको लगता है कि कोई सेंटेंस सब्जेक्टिव मूड को फॉलो कर रहा है तो इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वो सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो। दिख रहा है ना आपको? हाँ, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म ही आती है? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। बाकी प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है, देखो पास्ट का तो तुमने पढ़ लिया। अगर मैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड की बात करूं, मैंने ये प्रेजेंट के लिए यूज किया। पास्ट सब्जेक्टिव मूड में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है या वर आता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्या आता है? वर आता है। आपको मैंने बताया था ना कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो फर्क नहीं पड़ता, वाज का यूज नहीं करते। इफ के साथ अगर दूसरे हिस्से में वुड हो तो वाज का यूज ना करके वर का यूज करते हैं। तो वो वर का यूज इसलिए होता है क्योंकि वर जो है वो पास्ट सब्जेक्टिव मूड का जो है हिस्सा है। अभी मैं तुम्हें एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि अगर मैं सब्जेक्टिव मूड या ये मूड पढ़ाने चला जाऊंगा, ये कम से कम 1.5 घंटे का टॉपिक है, जनरली बताऊं। मैं केवल लेकिन तुम्हें ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि आज अगर मैं ओवरव्यू दूंगा तो कल को तुम इसको समझने लायक भी बनोगे। इसलिए अगर मैं कोई चीज तुम्हें एक्स्ट्रा बता के चल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में वो बात धीरे धीरे डाली जा रही है। अगर तुम रेगुलर हो मेरी क्लास में तो आज ये पढ़ोगे, कल को इसके एग्जाम्पल्स भी मैं आगे बढ़ा दूंगा या 2-4 बातें और एक्स्ट्रा जोड़ दूंगा। दैट्स हाउ थिंग्स जो है बिल्डअप। ऐसे ऐसे ही चीजें धीरे धीरे जुड़ती चली जाती है, तब तुम्हारी जो है थिंकिंग बेहतर हो जाती है, सोचने का नजरिया बढ़ जाता है, अच्छा सोच पाते हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सब्जेक्टिव मूड जो है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो होता है, उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। जो पास्ट सब्जेक्टिव मूड होता है गाइस, पास्ट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब का यूज करते हैं। बात करते हैं बोले इन दोनों की, इन दोनों में क्या फर्क है साहब? भाई अगर इंडिकेटिव मूड और इंपेरेटिव मूड की बात करूं तो ये इसमें कुछ नहीं है समझने का। इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है भाई? कोई भी सेंटेंस तुम देखते हो वो अपने आप में एक फैक्ट हो सकता है, अपने आप में एक ओपिनियन हो सकता है, अपने आप में एक क्वेश्चन हो सकता है। अब इसमें इन दोनों, इसमें इंडिकेटिव और इंपेरेटिव में, इन दोनों में कुछ चेंज होता ही नहीं है। जो हम पढ़ते हैं वो इंडिकेटिव इंपेरेटिव मोड ही होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कोई फैक्ट मैं कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं आई टीच इंग्लिश, मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, फैक्ट है। फैक्ट है क्योंकि एक इंफॉर्मेशन है, इसमें कुछ है एक्स्ट्रा, बताओ। मैंने एक फैक्ट दिया, इंफॉर्मेशन है, ओपिनियन, ही टीचेस इंग्लिश। आई सी। आप में से किसी ने कहा कि यार ही मतलब मतलब मेरी बात चल रही है यार कि ही टीचर्स इंग्लिश ना, इसलिए कि वो इंग्लिश बड़े अच्छे से पढ़ाता है साहब, माना आपने ऐसा कहा, मान लेते हैं, अपनी तारीफ तो कर ही लूं मैं।
मैंने कहा कि ही टीचर्स इंग्लिश नाइसली, कि वो बड़े अच्छे से इंग्लिश पढ़ाता है, आपने ये वाली बात कही। अगर आपने कहा तो ये क्या है, ये ओपिनियन है, ये ही का अपना ओपिनियन हो सकता है कि वो अंग्रेजी, ही ने कहा कि इंग्लिश अच्छी पढ़ाता है, वो आपका ओपिनियन हो सकता है, कुछ हो सकता है वो कह रहा है ये पता नहीं क्या करा रहा है, ये मूड वूड पढ़ाने लग गया, इसकी जरूरत भी नहीं है ना, है धीरे धीरे पड़ेगी जरूरत, आ जाओ। तो ये आपका ओपिनियन हो गया। मैंने कहा कोई क्वेश्चन, मैंने इसी इसी बात को क्वेश्चन बना लूं, मैं आपसे कहूं डज ही टीचर्स, नहीं टीच, अरे ब्लंडर हो जाता, डज ही टीच इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश पढ़ाता है? तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। मैं आपसे कहूं इंपेरेटिव मूड को कैसे करोगे? भाई इंपेरेटिव मूड में जब भी आप कोई डायरेक्ट, यही ध्यान रखना, डायरेक्ट रिक्वेस्ट करते हो, डायरेक्ट एडवाइस करते हो, डायरेक्ट ऑर्डर करते हो। और रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर डायरेक्ट कैसे होता है, मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट ही तो होते हैं। जब मेरे सामने कोई व्यक्ति बैठा है और मैं उससे बात कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट एडवाइस है, और डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट अपना ऑर्डर है। जैसे मान लेते हैं मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हेल्प मी, क्या है, रिक्वेस्ट है, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखो साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मैं आपसे कहता हूँ। तो ये हमारा हो गया रिक्वेस्ट, ये हमारी हो गई एडवाइस। मैं आपसे कहता हूँ कम हियर, यहाँ हो गई, बात सुनो मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये क्या हो गया, एडवाइस हो गई। अगर आप कोई चीज, कभी कोई भी सेंटेंस इंपेरेटिव आप लिख रहे हैं, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्सेशन आमने सामने चल रहा होता है। आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिक्वेस्ट, डायरेक्ट एडवाइस और डायरेक्ट ही सजेशन, ये सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं। और इसीलिए इंडिकेटिव मूड और इंपेरेटिव मूड में कोई चेंजेस नहीं होता। कोई फैक्ट, कोई ओपिनियन, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, जैसा सब्जेक्ट है उस हिसाब की वर्ब है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव मूड में क्या होता है, आपको जो है ये सेंटेंस का यूज करते हो, उसमें यू का यूज नहीं करते, क्योंकि इंपेरेटिव में यू हम लगाते नहीं है, हम मानते हैं आमने सामने बात चल रही है। ठीक है, हम मानते हैं क्या चल रहा है, आमने सामने बात चल रही है। बात आती है सब्जेक्टिव मूड की, दो तो बिल्कुल क्लियर है। बात आती है सब्जेक्टिव मूड की। सब्जेक्टिव मूड के दो प्रकार हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड और पास्ट सब्जेक्टिव मूड। बात कर लेते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड की 1 मिनट के लिए, क्योंकि मैं इसको हटा रहा हूं फिलहाल के लिए। पास्ट सब्जेक्टिव मूड में सेकंड फॉर्म या वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्टिव मूड है तो वर्ब तो प्लूरल ही आएगी, बात ध्यान रखना। अगर आपने किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को, अगर मैंने किसी चीज को सब्जेक्टिव मूड कहा है, तो उसमें अगर ऑप्शन है कि सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। अब अगर उसकी बात कर लो पास्ट की, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है तो वर्ब कैसी आ रही है, प्लूरल आ रही है, वाज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा। अब इसको कहां समझेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड को, इसको समझेंगे कंडीशनल सेंटेंस में अच्छे से। इसको कहां समझेंगे, कंडीशनल सेंटेंस में। कंडीशनल सेंटेंस में जो है वहां पे हम देखते हैं वर आता है और सेकंड फॉर्म आती है, क्या होता है, कैसे होता है, अनरियल सिचुएशन में क्या होता है, तब करेंगे बात। ये हम पढ़ते हैं, कंडीशनल सेंटेंस हम पढ़ते हैं, तो ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। ये सेंटेंस तुम्हारे सामने आया बहुत पहली बार, ये जो सेंटेंस आया, जो अभी तुम्हारा से पिछले वाला सेंटेंस था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का सेंटेंस है। कौन सा सब्जेक्टिव मूड, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में क्या होता है, वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में रहती है, फर्स्ट फॉर्म में रहती है। वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में रहती है, फर्स्ट फॉर्म में रहती है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो। अब बात फिलहाल केवल इतनी बची, मैंने आपको ये समझा दिया इंडिकेटिव मूड क्या है, मैंने आपको ये समझा दिया इंपेरेटिव मूड क्या है, मैंने आपको ये बता दिया पास्ट सब्जेक्टिव मूड में क्या करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। आपने एग्जांपल भी देखे हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड के, कैसे एग्जांपल्स देखे हैं आपने? आपने एग्जांपल्स देखे हैं कि भाई इफ आई वर यू, इफ आई वर अ किंग, आई वुड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, अगर मैं राजा होता मैं सब कुछ बर्बाद कर देता। इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता तो आई वुड फ्लाई टू यू, मैं उड़कर तुम्हारे पास आ जाता। तो ये जो सेंटेंसेस हैं इमेजिनरी सेंटेंसेस होते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब लगाते हैं जब इफ के साथ, तो वो किसको दिखाता है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड को दिखाता है। हाँ, इसके बारे में हमने चर्चा नहीं करी भी, कुछ भी नहीं पता हमें इसके बारे में, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। ये जो एग्जाम्पल था ये किसका था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का एग्जाम्पल था। लेकिन क्या है ये, क्यों हमने यहाँ पे ही के साथ, ऐसा क्या हुआ कि हमने ही के साथ क्या लगाया, टेक लगाया। हमने ही के साथ क्या लगाया, टेक। ही के साथ तो टेक्स आएगा, ही के साथ हमने टेक लगाया। तो इसके पीछे रीजन बच्चे ये है, अगर मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात करूं, दिख रहा है ना, अगर मैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड की बात करूं, तो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड जो है वो नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट, ठीक है नहीं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, डिमांड, प्रेयर को दिखाता है। मैं इस बात को थोड़ा सा जो है अलग पेज पे लिख दूं क्या, अलग पेज पे लिख देता हूं, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो जल्दी देखो, उस पर टाइम बर्बाद ज्यादा करना नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। इनडायरेक्ट, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट,
एंटी भाई, इनडायरेक्ट नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट या फिर इनडायरेक्ट एडवाइस, ऑर्डर, कमांड, प्रेयर। और क्या लिखा था हमने, पीछे कुछ रह तो नहीं गया? रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, ठीक तो हो तो गया। रिक्वेस्ट आएगा क्या? हाँ रिक्वेस्ट आएगा। ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का कब प्रयोग कब करते हैं? जब आप किसी इनडायरेक्ट नेसेसिटी को दिखा रहे हो। कोई नेसेसिटी है, कोई चीज की आवश्यकता है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं दिखाई गई, इनडायरेक्ट। अब तुम कहोगे डायरेक्ट कैसे दिखाएंगे? अरे डायरेक्ट दिखाएंगे ना इससे। देखो कोई नेसेसिटी है ना, तुम्हें लगता है कोई कोई किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, या तो उसको इंडिकेटिव मोड से दिखा दो, इंडिकेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस बना दो, या तुम्हें लगता है उसको इंपेरेटिव बनाना है, तो ये सब चीजें आती हैं डायरेक्ट बनाने के लिए। मैंने कहा डायरेक्ट कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, हेल्प मी, मेरी मदद कर दो, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट कैसे होती है अभी बताता हूं। क्या बताया मैंने? कोई इनडायरेक्ट नेसेसिटी है या रिक्वायरमेंट है, अगर इनमें से कुछ भी है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। अब बताता हूँ कैसे, फिलहाल छोड़ो, है ना अभी। और मैं कहता हूँ कोई इनडायरेक्ट एडवाइस है, कोई सलाह देनी है, लेकिन डायरेक्ट सलाह नहीं है। डायरेक्ट तो इंपेरेटिव सेंटेंस से बना ही रहे हम कि भाई मैंने तुमसे कहा नई गाड़ी खरीद लो यार, कि मैंने कहा नई गाड़ी खरीद लो, या मैं तुमसे कोई भी सजेशन दे रहा हूँ कि भाई यहाँ मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपना ध्यान रखो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तो ये एडवाइस है, लेकिन डायरेक्ट एडवाइस है। कोई इनडायरेक्ट ऑर्डर है, कोई इनडायरेक्ट कमांड है, कोई इनडायरेक्ट प्रेयर है, कोई इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट है। अगर कुछ इनडायरेक्ट करा गया है ना, ऐसा कुछ इनडायरेक्ट करा गया है, तो उसको दिखाने के लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड के बारे में एक बात पता हो तुम्हें, कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ईएस। जैसे अगर मैं आपको एक सेंटेंस दूं, एक सेंटेंस दूं, दो दे दूं, एक सेंटेंस दे देता हूँ, ये दो देता हूँ, चलो दो दे देता हूँ। द मैन asked his son if they buy। मैं आपसे कहता हूँ द मैन asked his son that he there buy cycle। देखना जरा दोनों में क्या आंसर आएगा, एक बार लगाना दिमाग। देखना दो सेंटेंस मैंने तुम्हें लिखे हैं, पता है दोनों में क्या फर्क है? दोनों में ही फर्क है। यहाँ पे मैंने इफ लगाया गाइस, और यहाँ पे मैंने दैट लगाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोनों सेंटेंस में क्या आंसर आएगा। भाई बहुत तगड़ी बात है यार, ऐसे नहीं, अच्छी चीज है। दोनों सेंटेंस मैंने एक में इफ लगाया, एक में दैट लगाया। देखना जरा दोनों में क्या क्या आएगा, सोच के बताओ, सोच के बताओ दोनों में क्या आएगा। देखो अगर तुम समझदार हो तो तुम एक बात देखना, द मैन आस्क्ड हिज सन, एक व्यक्ति ने अपने बेटे से आस्क्ड, यहाँ शब्द है आस्क्ड। आस्क्ड का मतलब भाई, आस्क का मतलब पूछना भी हो सकता है, और आस्क का मतलब कहना भी तो हो सकता है। आस्क के दो मतलब हो सकते हैं। आस्क का मतलब पूछना, अगर तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आस्क का मतलब पूछना है। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कोई बात कह रहा हूँ, तो उस कहने के लिए आस्क का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आस्क का मतलब कहने से हो सकता है, आस्क का मतलब पूछने से भी हो सकता है। पहला सेंटेंस देखना, द मैन आस्क्ड हिज सन, अपने एक व्यक्ति ने अपने बेटे से जो है कहा या पूछा, वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे इफ लगा है। क्या लगा है? इफ लगा है। अगर इफ लगा है तो याद करो, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन इफ लगता है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कंजक्शन क्या बनता है? कंजक्शन क्या लगता है? कंजक्शन लगता है इफ। कंजक्शन क्या लगता है? कंजक्शन इफ लगता है। इफ क्यों लगता है? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर यस और नो टाइप का सेंटेंस होता है तो उसमें इफ जो है कंजक्शन लगाते हैं। तो एक बात इस बात को देख के समझ में आई होगी पहले वाले क्वेश्चन को, कि द मैन आस्क्ड हिज सन इफ ही गोज वेंट गोन ये देयर बाय साइकिल। एक व्यक्ति ने
अपने बेटे से पूछा कि क्या वो वहां पे कि वो वहां पे किस चीज से गया था या जो भी है। अभी फिलहाल ये सेंटेंस असर्टिव है क्योंकि इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, लेकिन यहाँ पे इफ देख के तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सेंटेंस कभी किसी जमाने में पहले, कि ये सेंटेंस जो है इफ जो आपने लगाया, ये सेंटेंस कभी किसी जमाने में इंटरोगेटिव रहा होगा। सोच के देखो, इफ तो तभी आया ना, इफ कब आया सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस कैसा रहा होगा, सेंटेंस रहा होगा अपने जमाने में इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव बनता है, इंटरोगेटिव का जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो असर्टिव बनता है। तो द मैन आस्क्ड हिज सन, ये वाला सेंटेंस पहले कैसा रहा होगा, पहले कोई ना कोई क्वेश्चन रहा होगा, पहले कोई ना कोई क्या रहा होगा, ये क्वेश्चन रहा होगा। और अगर क्वेश्चन रहा होगा तो जरा देखना, मैंने आपको क्या बताया, अगर किसी क्वेश्चन को दिखाना है तो क्वेश्चन को दिखाने के लिए इंडिकेटिव मूड का यूज करते हैं। और इंडिकेटिव मूड का मतलब है जैसा सेंटेंस है वैसा बनाओ, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब का यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें बात समझ में आई तो तुम एक बात बताओ, ये क्वेश्चन के हिसाब से आया तो इसको किससे दिखाएंगे, इस वाले सेंटेंस को इंडिकेटिव मूड से दिखाया जाएगा। इंडिकेटिव मूड का मतलब है जैसा सेंटेंस है वैसा लेके चलो। मेन क्लोज पास्ट में तो सबऑर्डिनेट भी किस में, पास्ट में। पास्ट के लिए किसका यूज करोगे, वेंट का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वेंट का यूज करोगे। सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। सेंटेंस आपका क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा सेंटेंस पढ़ना, द मैन आस्क्ड हिज सन दैट। अगर आपने यहाँ दैट लगाया है, अगर आपने क्या लगाया है, या दैट लगाया है, इसका मतलब सेंटेंस पहले कैसा रहा होगा, इंटरोगेटिव नहीं रहा होगा। इंटरोगेटिव रहा होता तो कंजक्शन इफ आता। ये सेंटेंस पहले रहा होगा असर्टिव। अरे हाँ है ना, दैट की बात करूं, दैट है ही कंजक्शन ऑफ असर्शन, दैट कंजक्शन ऑफ असर्शन है। असर्टिव बात को दिखाने के लिए ही दैट का यूज करते हैं। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं, ये सेंटेंस पहले रहा होगा असर्टिव। कैसा रहा होगा, ये असर्टिव सेंटेंस रहा होगा। और अगर बच्चे ये असर्टिव सेंटेंस रहा होगा तो इस आस्क का मतलब पूछना होगा या इस आस्क का मतलब कहना होगा, जल्दी बता दो। इस आस्क का मतलब पूछना है या इस आस्क का मतलब कहना है, इस आस्क का मतलब है कहना। द मैन आस्क्ड हिज सन, उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा, दैट ही गो देयर या ही वेंट देयर गोज देयर बाय साइकिल। उस व्यक्ति ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें वहां पर जाना है, लेकिन किस चीज से, साइकिल से। अगर तुमने किसी से कुछ कहा है, अगर तुमने किसी से कुछ कहा है तो कहने के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट तरीके से कहा होता तो सेंटेंस होता इंपेरेटिव, है ना। सेंटेंस कैसा होता, इंपेरेटिव होता, या असर्टिव बना लो या इंपेरेटिव बना लो। लेकिन डायरेक्ट कह रहे हो तो वो कैसे बनेगा या तो इंपेरेटिव बना दो, है ना। मैं कहता हूँ गो देयर बाय साइकिल, वहां पे साइकिल से जाओ, डायरेक्टली कह दिया। लेकिन एक होता है इनडायरेक्ट तरीका, ये कैसा है, ये इनडायरेक्ट तरीके से कहा गया है। द मैन आस्क्ड हिज सन, कि उसको वहां पर किससे जाना है, साइकिल से जाना है। और अगर उसको साइकिल से जाना है तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए, असर्टिव सेंटेंस है और साथ में क्या है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है। इनडायरेक्ट क्या है, ऑर्डर है। डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दिया कि वहां साइकिल से जाओ, इनडायरेक्ट ऑर्डर। द मैन आस्क्ड हिज सन, उसने अपने बच्चे से कहा, दैट लगा दिया, असर्टिव सेंटेंस है तो ये इनडायरेक्ट ऑर्डर हो गया। और मैं आपको क्या बता के आया हूं 2 मिनट पहले, पिछली स्लाइड में देखो, इनडायरेक्ट ऑर्डर हो, इनडायरेक्ट एडवाइस हो, इनडायरेक्ट कमांड हो, प्रे हो, रिक्वेस्ट हो, इन सब को दिखाने के लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे सब्जेक्ट कैसा ही हो, चाहे वर्ब कैसी हो, मतलब चाहे टेंस कैसा ही हो, पहले सेंटेंस का प्रेजेंट पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। दैट ही गो देयर बाय साइकिल, कि उसको वहां किससे जाना चाहिए, साइकिल से जाना चाहिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट था सेंटेंस का। अगर तुम समझ गए हो तो अपना वाला सेंटेंस देखो जो आया है, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम दैट ही टेक्स रेस्ट। डॉक्टर ने उसको एडवाइस किया कि उसको जो है रेस्ट करना चाहिए। अगर डॉक्टर डायरेक्ट एडवाइस करता तो वो ये कहता टेक रेस्ट या टेक सम रेस्ट, कि भाई क्या कर लो, आराम कर लो। लेकिन उसने डायरेक्ट एडवाइस ना देके कैसी एडवाइस दे दी, इनडायरेक्ट एडवाइस। कैसी एडवाइस दे दी उसने, इनडायरेक्ट एडवाइस। और इनडायरेक्ट एडवाइस को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। फिर सब्जेक्ट चाहे ही हो या फिर वी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही कारण है कि इस सेंटेंस में किसका यूज होगा, टेक का यूज होगा। अगर तुम्हें ये बात समझ में आई है जो मैंने समझाई तो बड़ी अच्छी बात है। और अगर नहीं भी आई है, बोले मेरे तो कैलिबर के हिसाब से है ही नहीं है, तुमने क्या बता दिया ये तो। अगर तुम्हें नहीं आई है कोई बात नहीं, मैंने बिना, सबसे पहले मैंने इसलिए आंसर टेक रेस्ट बताया कि एग्जामिनर ने ऑप्शन इतने आसान दिए कि तुम इलिमिनेट कर सकते हो। ए सी और डी इलिमिनेट हो जाएगा। शुड के साथ टेक्स गलत, मस्ट के साथ टेक्स गलत, और दा यहाँ पे गलत हो गया तो आंसर बी हो गया। अब ये मत सोचना कि मैंने लगाया टेक्स एस या एस, प्रीवियस ईयर देखोगे सेम मिलेगा आपको, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारा सेंटेंस का आंसर था। कितने मिनट हो गए भाई साहब, 24 मिनट हो गए।
एक क्वेश्चन को समझाने में टाइम लग गया, लेकिन हाँ, अब अगर मूड का क्वेश्चन होगा तो गलत नहीं होगा, और खास करके तुम्हारे दिमाग में एक नया कॉन्सेप्ट आया होगा मजेदार। कभी मूड पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे। ये तो मैंने 2 ही सेंटेंस समझाए हैं, आई कैन टेल यू एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस, है ना, जो इसी प्रकार से चल रहे होंगे। कहाँ बताने को तो मैं अभी बता दूं, लेकिन आउट ऑफ द लीग हो जाएगी बात, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। अरे कितनी स्लाइड हो गई, आ जाओ। दे रिटर्न बैक टू देयर होम्स। भैया ये ना एक चीज ध्यान रखना, ये पूरा है, लाइन जो है ना वो पूरे के ऊपर है। मैं इसको जरा जो है इसको ये कर देता हूँ थोड़ा, देखो इस पूरे को देखना है, ठीक है, इस पूरे को देखना है गाइस। बताओ, दे रिटर्न बैक टू देयर होम, वो अपने घर जो है वापस आ गए। अच्छी बात है साहब। एक बात तो पक्की है कि रिटर्न के साथ बैक नहीं आता। ऐसे शब्द होते हैं, रिटर्न हो गया है ना, जैसे रिटर्न हो गया उसके साथ री लगाए, आर ई लगाए। री का मतलब पहले से ही वापस है, टर्न का मतलब मुड़ना, री मतलब वापस, तो रिटर्न का मतलब वापस से पहले से ही है, उसमें आर ई लगाए मतलब वापस की बात ऑलरेडी चल रही है, तो बैक का प्रयोग गलत है। तो बैक देख लो कहाँ कहाँ है। वेंट बैक, केम बैक तो ठीक है, केम बैक वापस आना, वेंट बैक भी जो है वापस जाना, ये तो ठीक है, इनके साथ बैक लग जाएगा। उसके बाद देखो ऑप्शन क्या क्या है, ही केम बैक टू होम, ही वेंट बैक टू होम। लेकिन मैं तुम्हें क्या समझा चुका हूँ, मैं तुम्हें एक बात और समझा चुका हूँ कि वर्ब चेंज नहीं करनी है जब तक मजबूरी ना हो जाए। तो अब तुम रिटर्न वर्ब है, रिटर्न के बदले कम बैक कर लो, कम बैक कह लो, या रिटर्न के बदले वेंट बैक कह लो, गलत, ठीक है। अगर माना कोई ऑप्शन नहीं बैठ रहा तो तुम कम बैक की बात कर लो, रिटर्न मतलब वापस आना, कम बैक मतलब वापस आना, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल ऑप्शन है मेरे पास, 2 ऑप्शन है, रिटर्न टू हाउस और रिटर्न होम। बताओ भाई, रिटर्न टू हाउस और रिटर्न होम कौन सा लगा दूं? देखो, एक होता है हाउस, एक होता है होम। दोनों में पहली बात तो फर्क क्या है? पहला फर्क तो ये है कि हाउस केवल नाउन बन सकता है, और दूसरा फर्क ये है होम में, होम जो है वो नाउन भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है। क्या भी बनता है? नाउन भी बनता है, और क्या भी बनता है? एडवर्ब भी बनता है। पहला फर्क तो ये है, पहला फर्क तो ये है कि होम जो है वो नाउन और एडवर्ब दोनों बनता है। अगर कहीं सेंटेंस में यूज कर रहा है तो होम नाउन और एडवर्ब दोनों की तरह आ सकता है। दूसरा ये है कि अगर आपने हाउस लिखा है, हाउस केवल नाउन बनेगा। अगर मैं आपको बताऊं सेंटेंस की बात, तो इस सेंटेंस में रिटर्न जो है वापस आना, रिटर्न जो है जिसका मतलब वापस आने से है, रिटर्न एक वर्ब है। रिटर्न क्या है? रिटर्न एक वर्ब है। और वर्ब की क्वालिटी बताने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? एडवर्ब का। तो मैं पूछूं ये वाला होम इस टाइम किसका काम कर रहा है, तो आप कह सकते हैं ये वाला होम इस टाइम एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। बोले सर नाउन कैसे? जैसे मैं ऐसे कहता हूं, मैं आपको कहता हूं, मैं आपको घर दिखा रहा हूं, मैं कहता हूं दिस इज माय होम, तो बच्चे होम नाउन हो गया, क्योंकि इससे पहले डिटरमिनर रखा है। डिटरमिनर किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। डिटरमिनर किसके लिए आता है? नाउन के लिए आता है। माय और हिज हर डिटरमिनर्स होते हैं या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो ये जो है किसके लिए आया? डिटरमिनर किसके लिए आया? नाउन के लिए आया। तो मैं पूछूं यहाँ पे होम क्या है? यहाँ पे होम नाउन है, यहाँ पे होम क्या है? नाउन है। लेकिन वही वर्ब के साथ रखा है, वर्ब के साथ रखा है तो क्या है? एडवर्ब है। तो होम एडवर्ब और नाउन दोनों का काम कर लेता है। अगर कहीं आप हाउस की बात करो तो हाउस केवल नाउन बनेगा, हाउस केवल नाउन बनेगा। जैसे मैंने कहा ही रिटर्न टू हाउस। अब तुमने देखो हाउस से पहले टू क्यों लगाया? हाउस से पहले टू से लगाया। अगर हम इसको हटा दें एक मिनट के लिए, देखना, मैं आपसे कहूं ही रिटर्न हाउस, तो रिटर्न हो गई वर्ब, रिटर्न क्या हो गई? वर्ब। और वर्ब की क्वालिटी कौन बताएगा? वर्ब की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा ना। तो वर्ब के साथ अगर तुम हाउस रख दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के साथ तो नाउन रखा है। अगर माना हाउस एडवर्ब होता तो एक बार को मैं ठीक मान लेता, लेकिन सॉरी, वर्ब के बाद नाउन का रखा होना गलत है। रिटर्न पहली बात तो इंट्रांजिटिव वर्ब है ना। रिटर्न कैसी वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। रिटर्न कैसी वर्ब है? रिटर्न है इंट्रांजिटिव वर्ब। आप रिटर्न को ट्रांजिटिव नहीं मान सकते। तो रिटर्न वर्ब अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती, रिटर्न अपना ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती। रिटर्न जो वर्ब है उसके बाद क्वालिटी मतलब एडवर्ब जो है वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चलेगा। हाँ, मैं कह रहा था रिटर्न जो है अपन तुरंत बाद नाउन नहीं लेगा। रिटर्न वर्ब है, इसकी क्वालिटी बताने के लिए क्या रखो? एडवर्ब रखो। और रिटर्न की क्वालिटी बताने के लिए एडवर्ब आ गया, तो आंसर क्या बनेगा? सी फॉर कैट बनेगा। और यहाँ पे ये जो टू है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि टू जो है वो प्रपोजिशन है, और इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाउस हो गया। इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? हाउस हो गया। बाकी एक फर्क और बता देता हूँ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे टू हाउस जो है लिखा हुआ सही भी है, ग्रामेटिकली ठीक है, रिटर्न टू हाउस,
टू प्रपोजिशन हाउस उसका ऑब्जेक्ट, टू प्रपोजिशन हाउस उसका ऑब्जेक्ट। ग्रामेटिकली वो ठीक है, ग्रामेटिकली वो ठीक है, क्योंकि हाउस नाउन है, तो नाउन को अगर इंट्रांजिटिव वर्ब से जोड़ रहे हो तो बीच में प्रपोजिशन देनी पड़ेगी, तो ये ठीक है। लेकिन ठीक होने के बावजूद भी गलत है। देखो पता है क्या, हाउस और होम में ही फर्क होता है। अगर चार दीवारी की बात करो तो चार दीवारी हाउस है। मैं बिल्डिंग की बात करूँ कि मेरे एक बिल्डिंग देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, ये जो घर है, स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली हाउस है। जब तक तुम चार दीवारी की बात करो, जैसे माना तुमने नया घर खरीदा, तुम रहते वहते नहीं हो, तो वो हाउस है, होम नहीं है। होम तब बनेगा जब तुम सब पहुंच जाओगे, जब तुम सब के सब वहां जाके रहने लग गए, तुम्हारा इमोशनली अटैचमेंट उस घर से हो गया, उस घर के रहने वाले लोगों से हो गया, तुम इमोशनली अगर अटैच हो गए, तो वो चीज होम है। होम में और वो हाउस में यही फर्क होता है। हाउस जनरली केवल चार दीवारों के लिए यूज होता है, एक बेसिक जो स्ट्रक्चर घर की है उसको हाउस बोल रहे हो। लोगों से बनता है घर, लोगों से बनता है होम, ठीक है, नहीं स्ट्रक्चर से हाउस बनेगा, लोगों से क्या बनेगा, होम बनेगा। जब आपका इमोशनली कनेक्शन उस चीज से हो जाएगा, तो वो अपने होम आया, अपने हाउस आया, होम आया। अगर वो वापस आ रहा है तो वापस अपने घर आएगा। हर आदमी वापस अपने घर आता है सुकून के लिए, तो घर जो है सुकून हाउस में नहीं, सुकून किस में है, होम में है। सुकून किस में है, होम में है। बात समझ में आ गई होगी, बढ़िया है। नेक्स्ट देखो, नो सुनर आई रीच्ड। अभी बताया इससे पिछली क्लास में भी, सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर एडवर्ब आ जाए तो इन्वर्जन लेती है। इन्वर्जन लेने का मतलब है सब्जेक्ट आई से पहले हेल्पिंग वर्ब का रखा होना। इन्वर्जन का मतलब है सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब का रखा होना। अगर हेल्पिंग वर्ब का रखा होना तो जरा देखना, आई नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर, हो देन द ट्रेन लेफ्ट। यार एक बात बताओ, दोनों सेंटेंस सेकंड फॉर्म में है, क्या करूं? पहली बात तो नो सुनर शुरू में आया तो इन्वर्जन लेगा, है ना, नो सुनर शुरू में आया तो इन्वर्जन लेगा। लेकिन अब तुम चार ऑप्शन देख लो पहले, उन्होंने ऑप्शन अच्छे दे रखे हैं सारे, ठीक है, नहीं सारे ही ऑप्शन क्या है, अच्छे हैं। क्या करें बताओ, समझो थोड़ा सा, कोशिश तो करो, दिमाग तो लगाओ थोड़ा, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। ये बताओ ऐसे थोड़ी चल जाएगा काम। मैं बताता हूँ, देखो तुम तो अगर तुम माना करना ही सॉल्व चाह रहे हो, अच्छे ऑप्शन है तो पॉज करके कर लेना, बाकी मैं बता देता हूँ जरा। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, ट्रेन निकल गई। देखो एक चीज ध्यान रखना, वो पहले प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, पहले वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, लेकिन जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे पहुंचा, उसके पहुंचते ही क्या हो गई, ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन निकल गई। उसके पहुंचते ही ट्रेन निकल गई। दो एक्शन हुए पास्ट के, पहले वो पहुंचा है, लेकिन हाँ जब वो पहुंचा तो ट्रेन निकल गई। कई बार बैठने, मतलब पहुंचने के बाद उसमें टाइम भी तो चाहिए ट्रेन में बैठने के लिए, ऐसा थोड़ी प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और नहीं, मतलब पहुंचते ही तुम ऐसे बैठ जाओगे, तुम्हें डिब्बा भी देखना है, सो चीजें देखनी है, हर जगह थोड़ी चढ़ जाओगे। हालांकि भारत में तो ऐसा कुछ हिसाब है नहीं, भारत में तो चल जाता सब कुछ, लेकिन कोई बात नहीं। मैं इन जनरल अगर कहूँ तो वो पहले पहुंचा है और बाद में ट्रेन निकली है ना। बाद में मतलब इतना बाद में नहीं तुम सोचो कि अरे भाई साहब वो एक दो साल बाद रुका, एकदम मतलब पहुंचते ही वो ट्रेन निकल गई, वो उसको उतना मौका नहीं मिला कि वो बैठ जाए। तो जो सबसे पहले एक्शन होता है, जो सबसे पुराना एक्शन होता है, उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो बाद में एक्शन होता है, पास्ट के दो एक्शन है, तो एक जो सबसे पहले हुआ उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उस एक्शन के बाद में जो हुआ उसके लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ट्रेन का जाना वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ट्रेन का जाना वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है साहब, ठीक है। और जो उसका प्लेटफॉर्म पर पहुंचना हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा, उसका प्लेटफॉर्म पे पहुंचना किस में आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। तो जरा ऑप्शन देख लो, एक ऑप्शन जो है नो सुनर डिड आई रीच यहाँ लिखा है, नो सुनर हैड आई रीच यहाँ लिखा है, नो सुनर रीच लिखा है। भाई नो सुनर रीच, अच्छा ठीक है, इन्होंने नो सुनर बाद में रख दिया। ऑप्शन तो इन्होंने इतने खतरनाक दिए इसकी कोई हद नहीं, लेकिन आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा, मैंने आपसे कहा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, वो सोचने पे बढ़िया मजबूर करा। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, तो रीच जो है वो गलत है, और डिड डिड रीच जो है ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। अब ऑप्शन देखो, अब यहाँ पता है अच्छे ऑप्शन का ही फायदा होता है, मजा आता है। अब यहाँ ना तुम अगर तुम उस रीच को देखते तो हो सकता है बहुत सा बच्चा ये आंसर लगा दे, बी फॉर बॉल, हो सकता है बहुत सा बच्चा बी फॉर बॉल लगा दे, तो वो केवल क्या करेगा, रीच का सेकंड फॉर्म देखेगा और डिड पहले लगा देगा और जय माता दी, चलो जी हो गया काम, हेड आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीच तो ही गलत हो गए। बाकी दो बचे, आई हैड नो सुनर रीच्ड और नो सुनर हैड आई रीच्ड, बात दोनों ही सही है। जब इस नो सुनर को यहाँ से हटा के रखोगे, नो सुनर शुरू में रखा ही तो है, एडवर्ब शुरू में रखा ही तो है, एडवर्ब शुरू में रखा ही तो है, इसका तुम्हें क्या लग रहा है, इसका एग्जैक्ट स्थान ये है नो सुनर का स्थान ये है। आई हैड नो सुनर रीच्ड, नो सुनर वर्ब के लिए आया है, तो आई हैड नो सुनर रीच्ड की जैसे बोले मैं बस पहुंचा ही था कि जो है ट्रेन जो है, जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही क्या हो गई, ट्रेन चली गई। तो जैसे तुम पहुंचे वैसे ही ट्रेन चली गई, तो उसका मतलब यह है कि नो सुनर जैसे ही मैं पहुंचा, तो सुनर जो है वो वर्ब के लिए आया है,
सूनर जो है वो किसके लिए है, रीच के लिए। और अगर रीच के लिए है तो रीच के जस्ट पहले रखा है, क्या ही गलत है। स्ट्रक्चर ये भी ठीक है स्ट्रक्चर ये भी ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मल स्ट्रक्चर और इन्वर्जन के स्ट्रक्चर में वरीयता हमेशा किसको दी जाएगी, इन्वर्जन के स्ट्रक्चर को दी जाएगी। इन्वर्जन वाली स्ट्रक्चर ज्यादा सही है। सही तो ये भी है, मैं आपसे पूछूं कि दोनों में से कौन सा सही है, वो भी सही है, लेकिन आंसर के हिसाब से यही सही है। उसको तुम्हें मजबूरन गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे सामने बेहतर ऑप्शन लिखा है डी फॉर डॉग। अब तुम कहोगे सर उसको क्यों गलत मान लिया, इन्वर्जन वाले को ही क्यों सही मान रहे हैं। देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब इन्वर्जन आता है तो वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर रहा होता, वो बात को इम्फेटिकली कहने के लिए जो है हम इन्वर्जन का यूज करते हैं। इफ यू आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ एडवर्ब, है ना, बिफोर द सब्जेक्ट, अगर तुम सब्जेक्ट से पहले कोई भी एडवर्ब रखा देखते हो तो वो जनरली नहीं आया, वो हो सकता है सेंटेंस के बाद, हो सकता है कि आ ही जाएगा सेंटेंस के बाद में। अगर इस नो सुनर को उठा के मैं अंदर फिट करना चाहूं तो ये हो गया फिट। लेकिन जानबूझ के अगर आप एडवर्ब को शुरुआत में रख रहे हैं तो बात को आप जोर देकर कहना चाहते हैं, या जो कॉन्टेक्स्ट आप कहना चाहते हैं, इसमें नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट फॉलो हुआ है, ये इम्फेटिकली कहा गया है, बात को जोर देकर कहा गया है। और बेहतर कौन सी बात होगी, नॉर्मल या जोर देकर, जोर देकर आपने जो बात कही। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहला वाला गलत है और डी फॉर डॉग सही है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। चलो बढ़िया। 34 देखो, द कार इज मूविंग वेरी फास्टली ऑन द रोड। भैया फास्टली शब्द नहीं होता है, फास्ट ही शब्द होता है, ध्यान रखना, ठीक है। फास्ट ही एडजेक्टिव है, ध्यान रखना, और फास्ट ही एडवर्ब है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यही एडजेक्टिव और यही एडवर्ब, यही शून्य यही इकाई, ठीक है। फास्ट ही एडजेक्टिव है, फास्ट ही एडवर्ब, फास्टली नहीं होता। तो पहली बात तो यह है कि मूविंग फास्ट क्या है, फास्टलीनेस, अरे क्विकलीनेस, क्विकर, फास्ट। फिर से वही बात, शब्द का मतलब हो सकता है लेकिन बदलने की जरूरत नहीं है। द मीटिंग विल बिगिन बाय 3 PM। भैया बाय, अगर तुम कह रहे हो मीटिंग विल बिगिन बाय 3 PM की 3 बजे तक मीटिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी, अगर तुम ऐसा कुछ कह रहे हो तो इस बात का मतलब समझते हो 3 बजे तक मीटिंग स्टार्ट होने का मीटिंग 3 बजे तक स्टार्ट हो, बाय 3 PM का मतलब है 3 बजे तक, 3 से पहले भी हो सकती है। द मीटिंग विल स्टार्ट बाय, भले लगभग 3 बाय 3 PM मतलब 3 बजे तक तो हो ही जाएगा काम, 3 बजे से पहले पहले कभी भी हो सकती है। क्या ऐसा होता है कभी मीटिंग स्टार्ट होने में, बताओ जरा। जब मीटिंग स्टार्ट हो रही होती है तो क्या कभी ऐसा होता है, मीटिंग स्टार्ट होने में कभी ऐसा नहीं होता। मीटिंग जो स्टार्ट होती है वो हमेशा फिक्स टाइम पे होती है। मीटिंग हमेशा स्टार्ट कैसे टाइम पे होती है, फिक्स पे होती है। तुम अब मीटिंग को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि यार मेरा मन तो यार इस बात का था कि इतने बजे कर लेते हैं, या इससे पहले पहले कभी भी कर लेंगे। मीटिंग एक ऑफिशियल काम है, मीटिंग एक ऑफिशियल काम है, और ऑफिशियल काम है तो यूज करो किसका, एट का। विल स्टार्ट एट, फिक्स प्रपोजिशन है, अगर आपको फिक्स टाइम दिखाना है एट 5 o'clock है ना, एट 3 PM, एट 5 PM, ठीक है, नहीं तो इसलिए आप किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे, ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। शी इज कॉन्फिडेंट टू विन द मैच। अब कॉन्फिडेंट की बात करें तो कॉन्फिडेंट जो है टू नहीं होता, कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस, मैं इसको करने में बड़ा कॉन्फिडेंट हूं। शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आता है, और अगर ऑफ आ गया तो टू विन या विनिंग, कॉन्फिडेंट के साथ ऑफ आ गया तो विनिंग। रीजन मैंने बता दिया, प्रपोजिशन के बाद इन्फिनेटिव नहीं आता, प्रपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। रीजन क्या है, प्रपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है, और ऑब्जेक्ट वर्ब का कौन सा फॉर्म बनता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बनती है। अब ये ऑप्शन देख लो, है ही नहीं, है बी फॉर बॉल, ऑफ विनिंग द मैच। नेक्स्ट देखो, शी प्रेफर्स टू स्टे एट होम देन गो आउट। वो प्रेफर करती है घर पे रुकना, किसके कंपैरिजन में, बाहर जाने के कंपैरिजन में। अगर आपको जानकारी हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में ही बताया है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर और प्रेफर ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिनके साथ देन का प्रयोग गलत होता है। अगर तुम समझदार हो तो प्रेफर के साथ देन नहीं आएगा, अगर देन गलत है तो ये देन गलत है। रेदर भी गलत है, रेदर भी कंपैरेटिव शब्द ही एक तरीके से, रेदर के साथ भी देन आता है। रेदर भी गलत है, देन भी गलत है, दोनों गलत है। मैंने पहला और दूसरा काट दिया, पहला और दूसरा मैंने कट कर दिया, ये दोनों गलत हैं। बात करते हैं प्रेफर के साथ, बोले क्या आता है, प्रेफर के साथ टू आता है। सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, जिन शब्दों के साथ में IOR आता है या प्रेफर है, या ऐसे शब्द जो पहले से ही कंपैरिजन दिखा रहे हैं, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, प्रेफर के साथ देन नहीं आता, या जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, इन शब्दों के साथ देन नहीं आता, इनके साथ टू आता है, ठीक है। अगर टू आता है तो जरा देखना, यहाँ भी टू है गाइस, और यहाँ भी टू है, यहाँ भी टू है और यहाँ भी टू है, तो ये बात भी ठीक है साहब, यहाँ से भी इस एस्पेक्ट से भी देखें तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखने की, कंपैरिजन किस किस का हो रहा है। कंपैरिजन हो रहा है स्टे का, रुकने का, वो प्रेफर करती है रुकना घर पे, किसके कंपैरिजन में, बाहर जाने के कंपैरिजन। तो दो बातों का कंपैरिजन हो रहा है, स्टे करने का और बाहर जाने का। अब जरा देख लो, अगर कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पे लिखा है टू स्टे और यहाँ पे लिखा है गोइंग। एक बात बताना, ये आपने इन्फिनेटिव लगा दिया,
और ये आपने लगा दिया जीरेंट। अरे हाँ है ना, मतलब ये आपने जो दो चीजों की कंपैरिजन हो रही है, ये आईएनजी फॉर्म में, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्या ये ठीक है? क्या दो अलग अलग चीजों का तरह से कंपैरिजन करोगे? दो चीजें कंपैरिजन हो रही है, स्टे करना और बाहर जाना। एक को आपने इन्फिनेटिव में लिख दिया, एक को आपने जीरेंट में लिख दिया। ना ना ना, कंपैरिजन हमेशा सेम प्रकार की चीजों में, अलग अलग में कंपैरिजन नहीं होता, सेम प्रकार की चीजों में। अगर बात सही है तो डी गलत है और सी सही है। बोले साहब सी कैसे सही है? स्टेइंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म, गोइंग वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। प्रेफर के साथ आता भी आईएनजी ही है, प्रेफर के साथ आता भी क्या ही है? आईएनजी ही आता है। आईएनजी इसलिए भी आता है क्योंकि बच्चे टू के साथ फिर अलग से टू नहीं आ सकता ना, टू के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे डबल टू हो जाएगा, जो कि क्या है? गलत है। तो वही कहानी है, स्टेइंग एट होम टू गोइंग आउट, ये सही है क्योंकि दोनों चीजें सेम है और कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों में किया जाता है। अगर बात समझ में आई हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हार्डली ही हैड रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, फिर से वही कहानी। मैंने आपसे कहा कि हार्डली आया है, क्या आया है? हार्डली। हार्डली ही हैड, हार्डली मतलब मुश्किल से ही वो स्टेशन पहुंचा था, तभी क्या हुआ? ट्रेन जो है चली गई। तो जैसे ही वो पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। आप ये कहना चाह रहे हो मुश्किल से ही वो पहुंचा और वो चली गई ट्रेन। कोई बात नहीं साहब। हार्डली क्या होता है मैं आपको बता दूं, हार्डली होता है एडवर्ब, और सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आता है तो वो इन्वर्जन लेता है। अगर वो इन्वर्जन लेता है तो फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से कहां आएगी? पहले आएगी। अगर हेड सब्जेक्ट से कहां आएगा? पहले आएगा। तो तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हेड को उठा के पहले रख दो। अब जरा ऑप्शंस देख लो क्या क्या ठीक हो सकते हैं। ही हार्डली हैड रीच्ड, नो सुनर, अरे नो सुनर तो क्या ही लगा ना, मैंने कहा बदलने की जरूरत नहीं है जब तक मजबूरी ना हो जाए। नेक्स्ट, ही हैड हार्डली रीच्ड, हार्डली हैड ही रीच्ड, ही हार्डली हैड रीच्ड। देखो एक चीज और है, ये तो बिल्कुल गलत है। हार्डली किसके पहले लगा दिया? हेड के पहले हार्डली लगा दिया। हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और रीच्ड क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, हेड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई इतना साफ क्यों लिखा जा रहा है? ध्यान से देखो, हेड है हेल्पिंग वर्ब, रीच्ड है मेन वर्ब, और हार्डली है एडवर्ब। तो जरा सोच के बताना गाइस, एडवर्ब आता किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए, मेन वर्ब के लिए? अरे हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई नहीं आता, कमजोर है वो बेचारी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो केवल टेंस बताती है सेंटेंस का, कि प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। हेल्पिंग वर्ब के लिए कोई नहीं आता। एडवर्ब आती है एक्शन के लिए, और एक्शन हेल्पिंग वर्ब करती है, मेन वर्ब करती है। एक्शन करती है मेन वर्ब। एक्शन कौन करती है? एक्शन करती है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब हेड है, रीच्ड है, रीच्ड है, तो एडवर्ब को तुम हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले नहीं रख सकते, ये गलत है तरीका रखने का। एडवर्ब आएगा तो मेन वर्ब के पहले आएगा। किसके पहले आएगा? मेन वर्ब के। जैसे ये देखो, ही हैड हार्डली रीच्ड, ही हैड हार्डली रीच्ड, देखो ये आ गया हेड, ये हमारी हो गई हेल्पिंग वर्ब, बहुत सही। ये हमारा हार्डली एडवर्ब हो गया, और रीच्ड हमारी मेन वर्ब हो गई, है ना। तो मैं आपसे कहूं मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है? हाँ, इस बात को तुम ठीक कह सकते हो कि मेन वर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है, ये स्ट्रक्चर ठीक है। तो ये गलत हो गया, और ये नो सुनर नहीं कर सकते, और ये गलत हो गया क्योंकि हार्डली का प्लेसमेंट गलत है, गलत जगह पे रखा है। दो बचे, ही हैड हार्डली रीच्ड और हार्डली हैड ही रीच्ड। फिर से वही बात, दोनों ही सही है। हार्डली को शुरू में रख दो तो सही, पहले रख दो, बाद में रख दो तो सही। लेकिन समस्या मैंने क्या कहा, बेहतर तरीका कौन सा? नॉर्मल तरीके से कही गई बात, या इम्फेसाइज करके, जब जब सब्जेक्ट से पहले, जब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाता है तो वो इम्फेटिकली बात को कहता है, बात को जोर देकर कहता है। तो बेहतर तरीका कौन सा होगा? बी फॉर बॉल होगा। बेहतर तरीका कौन सा होगा? बी फॉर बॉल होगा। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई समस्या है तो भैया लिख देना नीचे। मुझे लगता नहीं वैसे दिक्कत आएगी, मैं बहुत ज्यादा स्लो चल रहा हूँ, जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, आ जाओ जरा नेक्स्ट देखो। ही वर्कड वेरी हार्डली या वेरी हार्ड? बताओ ही जरा भाई। हार्डली देखो, हार्ड और हार्डली, टू पास द एग्जाम, उसने एग्जाम पास करने के लिए। वेरी मतलब बहुत, और हार्डली देखो, हार्डली होता है मुश्किल से। वैसे तो बहुत कुछ है समझने के लिए इसमें, लेकिन ज्यादा समझ नहीं लेंगे हम। हार्डली होता है मुश्किल से, हार्ड होता है कठिन, बहुत कठिन परिश्रम उसने किया। ठीक है, एक चीज और, हार्ड जो है वो एडजेक्टिव भी बनता है और एडवर्ब भी बनता है, दोनों काम कर सकता है। हार्ड, हार्ड एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बन सकता है अगर बात कठिन की हो, मुश्किल की हो। कठिन, कठिनाई से, मुश्किल से, तेजी से, हार्ड है। ठीक है ना। ही हिट द बॉल, ही हिट द बॉल हार्ड, उसने बॉल को बहुत तेजी से मारा। तो कठिन नहीं, तेजी से, है ना, बहुत तेजी से दिखाना है तो हार्ड कह दो। बहुत मुश्किल से जो है आपको कहना है तो हार्डली आएगा। कठिनाई से कहना है, बहुत एकदम समस्याओं का सामना करते हुए कहना है, हार्ड आएगा। हार्डली मुश्किल से होता है, लेकिन इसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल केवल एडवर्ब होती है। केवल क्या होती है?
एडवर्ब। फिलहाल क्या है, वर्क, उसने परिश्रम करा, उसने काम करा, उसने बहुत ज्यादा कठिन जो है, बहुत ज्यादा ही वर्कड, उसने काम किया, वेरी, बहुत ज्यादा मुश्किल से ही काम किया एग्जाम पास करने के लिए, बहुत कठिन परिश्रम करा, बहुत कठिन परिश्रम करा। और कठिन कहना चाह रहे हो तो हार्डली गलत है, और क्या कहोगे, हार्ड कहोगे। हार्डली गलत है, क्या कहोगे, हार्ड कहोगे, ठीक है। और मैं पूछूं हार्ड यहाँ पे किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, भाई वर्ब की विशेषता बता रहा है। उसने काम किया, कैसा काम किया, बहुत कठिनाई से, बहुत कठिन परिश्रम उसने किया, तो कठिन बताना है, लेकिन वर्ब की क्वालिटी बता रहे हो, तो ये किसका काम करेगा, फिलहाल एडवर्ब का काम करेगा। नेक्स्ट देखो, आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, टी है कहीं, टू है कहीं, ये भाई प्रेफर के साथ टू आता है, बता चुका हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस है, जिसके पेपर में आया होगा मौज आ गई होगी उसकी। नेक्स्ट देखो, आ जाओ जरा, 5 सेंटेंस और करते हैं। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स हु हैज या हु हैव, ध्यान रखना, ही सब्जेक्ट है, उसके साथ वर्ब आ गई इज, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, ये इसको छोड़ दो, सब्जेक्ट और वर्ब आ गई। ऑफ प्रपोजिशन है, और उसका ऑब्जेक्ट हो गया कौन, दोस प्लेयर्स, उसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, दोस प्लेयर्स, बहुत बढ़िया साहब। ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स, वो जो है, ही मतलब किसी व्यक्ति की बात चल रही है, वो उन प्लेयर्स में से है हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट गोल, जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल जो है स्कोर किए हैं। ये WHO हु मैं अभी बता के आया हूं, ये पिछली क्लास में बताया होगा मैंने आपको, कि ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। और ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, ये क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है। अगर तुम समझदार हो या तुम्हें ये वाली बात पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो WH वर्ड्स होते हैं ना बच्चे, ये जो WH वर्ड्स होता है, इनका अपना कोई जो है जेंडर नहीं होता, इनका अपना कोई नंबर नहीं होता। नंबर मतलब, अगर मैं हु कह रहा हूँ, कहीं पे आपने हु लिखा देखा है, तो हु ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, ठीक है। ऐसे ही कोई WH विच लिखा है कहीं, ना वो सिंगुलर है ना वो प्लूरल है। हुम लिखा है, ना वो सिंगुलर है ना वो प्लूरल है। हु, हुम, विच, ये WH वर्ड्स जो होते हैं, इनका अपना कोई जो है नंबर नहीं होता, है ना। ये सिंगुलर प्लूरल नहीं होते, ये जिसके लिए आए हैं उस हिसाब से चलते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि खाली हु देख के बता दो कि ये सिंगुलर है प्लूरल है, तुम नहीं बता सकते साहब। डिपेंड करेगा कि हु आया किसके लिए है, डिपेंड करेगा कि हु किसके लिए आया। ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु हैज या हैव स्कोर्ड द मोस्ट गोल्स, वो उन प्लेयर्स में से एक है जिन्होंने जो है सबसे ज्यादा जो है गोल्स करे हैं। अब देखो हु जो है, ये WH वर्ड जो है, ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है, वो अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। एक शब्द होता है एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मतलब अपने से जस्ट पहले वाला। हु के जस्ट पहले कौन लिखा है साहब, हु के पहले लिखा है दोस प्लेयर्स। हु WH वर्ड, रिलेटिव प्रोनाउन, हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया, व्हाट हो गया, ये अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं। हालांकि व्हाट के पास एंटीसीडेंट नहीं होता, लेकिन हु, हुम, विच, दैट, ये शब्द अपने एंटीसीडेंट के लिए आते हैं, अपने से पहले वाले आए नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। अब मैंने कहा हु का अपना तो कुछ है नहीं, ना तो वो सिंगुलर ना वो प्लूरल। हु देखेगा अपने से पहले कि मैं किसके लिए आया हूं। हु आया किसके लिए है साहब, हु आया है दोज प्लेयर्स के लिए, कि उन प्लेयर्स की बात चल रही है। अगर ये प्लेयर्स के लिए आया है, किसके लिए आया है, अगर ये प्लेयर्स के लिए आया है, तो प्लेयर्स प्लूरल है, तो हैज आएगा गाइस या हैव आएगा, हैव आएगा, हैव स्कोर्ड। हेड गलत, हेड गलत, स्कोर्स गलत, हैव सही। आंसर बना लो ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट देखो, आई इंसिस्ट टू गो, भाई इंसिस्ट मतलब किसी बात पर जोर देना। जब भी आप किसी बात पर जोर देते हैं, तो वो जोर देने वाली जो चीज होती है वो क्या ही होती है, वो टॉपिक होती है। क्या होती है, वो टॉपिक होती है। कभी किसी बात पर जोर देते हो, मैंने कहा मैंने जोर दिया किसी सब्जेक्ट पर, ये सब्जेक्ट पर ध्यान दो, तो जोर जिस बात पर दे रहे हो या इंसिस्ट कर रहे हो, तो किस बात पर, किसी टॉपिक पर इंसिस्ट आप कर रहे होंगे। यही कारण है कि इंसिस्ट के साथ किसका यूज करते हैं, ऑन का, क्योंकि ऑन के बाद आने वाली जो शब्द होगा वो कोई टॉपिक होगा, कोई चीज होगी, है ना। तो इंसिस्ट के साथ जनरली ऑन आता है। ही इंसिस्ट ऑन, किस बात पर जोर दिया है साहब, गोइंग होम, घर जाने के लिए। तो ऑन गोइंग देख लो, इंसिस्ट अपॉन नहीं ऑन, ही इंसिस्ट ऑन गोइंग ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम यूज्ड टू, मैंने बताया था अभी जैसे पिछली क्लास में, अगर यूज्ड टू अकेला आया है ना, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर यूज्ड टू से पहले बी आ गया, बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, सॉरी वॉज वर तो खैर पास्ट की बात चल जाएगी, वैसे वॉज वर भी चल जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन आता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये आ गया गेट, अगर ये आ गया इसमें यूज्ड टू से पहले, किससे पहले, यूज्ड टू से पहले, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है गाइस, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अगर तुम देखो यूज्ड टू से पहले एम रखा है, तो टू ईट नहीं, तो क्या है, टू ईटिंग, आई एम यूज्ड टू ईटिंग लेट एट नाइट। हार्डली आई हैड एंटर्ड, फिर वही कहानी आ गई, हार्डली हैड आई एंटर्ड, बताओ जरा क्या हो सकता है। मैंने आपसे कहा पास की बात चल रही है कि मैं जैसे कमरे में घुसा,
फोन बजने लग गया, फोन बजने लग गया जैसे ही तुम कमरे में घुसे। तो पहले कमरे में घुसे होंगे, फिर फोन बजा होगा। तो जो सबसे पुराना एक्शन होता है उसके लिए हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाद में फोन बचा उसके लिए सेकंड फॉर्म। फोन बजने के लिए रिंग की सेकंड फॉर्म रैंग लिखी है, पहले कमरे में घुसे तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। टेंस तो बिल्कुल सही है। अगर टेंस ठीक है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन गलत क्या है, वॉज आईएनजी। वॉज एंटरिंग तो चेंज ही नहीं करना, एंटरिंग तो चेंज ही नहीं करना, मतलब ये आईएनजी एंटर करना चेंज नहीं करना, मतलब मेरा ये है कि एंटर करना आईएनजी फॉर्म में नहीं रख सकते। किसी कमरे में एंटर करना सालों का काम थोड़ी है, मोमेंट्री एक्शन है। टाइम टेकिंग एक्शन के लिए आईएनजी, मोमेंट्री एक्शन के लिए सेकंड फॉर्म लगा लो या हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो, लेकिन आईएनजी नहीं बनती। तो एंटर की तो आईएनजी वैसे भी नहीं बननी। ये ऑप्शन हम एक काट पाए। दूसरा देखो, मैंने फिर से वही बात बताई आपको कि जो हार्डली है वो हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आ सकता। अभी पिछले सेंटेंस में बता के आया हूं, हेल्पिंग वर्ब से पहले एडवर्ब नहीं लिख सकते, क्योंकि एडवर्ब हेल्पिंग वर्ब के लिए आया ही नहीं है, एडवर्ब आया मेन वर्ब के लिए। तो इसका प्लेसमेंट गलत है, इसका प्लेसमेंट गलत है। बोले सर हार्डली को सही करके कैसे रखूं, ऐसे रख लो। देखो, ही हैड हार्डली एंटर्ड, ये तरीका फिर भी ठीक है कि आपने हार्डली एडवर्ब रखा किसके पहले, मेन वर्ब के जस्ट पहले आपने एडवर्ब रख लिया। ये तरीका बेहतर है, ये तरीका बेहतर है, ठीक है, इसको आप ठीक मान सकते हो। अब बात बची दो, आई हैड हार्डली एंटर्ड द रूम और हार्डली हैड आई एंटर्ड द रूम। मैं पूछूं दोनों में से कौन सा सही, दोनों सही है, दोनों ही सही है। लेकिन फिर वही बात मैंने कहा, नॉर्मल तरीके से बात कही गई है और इम्फेटिकली कही गई है, जोर देकर कही गई है। कौन से को ठीक मानोगे, तो जिस बात को जोर देकर कहा गया उसको सही मानेंगे। और जोर देकर किसको कहा गया होगा, जिसमें इनवर्जन का यूज किया गया है, हार्डली हैड आई एंटर्ड का यूज किया गया है। अगर बात समझ में आ गई तो ए फॉर एप्पल लगाओ और आगे बढ़ते हैं। 45 देखो, इट इज हाई टाइम यू लीव द रूम। भाई पहले भी बता चुका हूं, ऐसा वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आया होगा और अब भी बता दे रहा हूं। इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज एग्जैक्ट टाइम, इट इज अप्रोप्रिएट टाइम, है ना, इट इज राइट मूवमेंट, ऐसा कोई भी शब्द आ जाए और उसके तुरंत बाद एक सब्जेक्ट लिखा हो और उसके बाद वर्ब लिखी हो, तो बच्चे वो वर्ब आती है सेकंड फॉर्म में। लीव नहीं आएगा, लेफ्ट आएगा। ये आगे देखो, लेफ्ट क्या आ गया, लेफ्ट आ गया। याद नहीं हो तो याद करवा देते हैं, क्या बताया मैंने, इट इज राइट टाइम, it is exact time, it is appropriate time, it is right time, it is exact time, it is appropriate time, it is right movement टाइम कह लूं या इट इज राइट मूवमेंट कह लूं, ठीक है। ऐसा कोई भी पेयर आ जाए, राइट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, अप्रोप्रिएट टाइम, राइट मूवमेंट, ऐसा कोई भी पेयर आ जाए तो ध्यान रखना इसके तुरंत बाद अगर सब्जेक्ट लिखा है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म नहीं लिखी है, वॉज वर्ब लिखा है तो वॉज वर्ब लिखा है तो वॉज गलत है, क्या सही है, वर्ब सही है साहब। फिर केवल क्या सही है, इसके बाद वॉज वर्ब में वर्ब सही है या फिर सेकंड फॉर्म सही है। और एंड सो ऑन तो भैया दे रखा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये तो ठीक है, इट इज राइट टाइम ना हो के इट इज द टाइम हो तो भी ठीक है, खाली इट इज टाइम लिखा हो तो भी ठीक है ना। इट इज हाई टाइम ना लिखा क्या मैंने, एक रह गया, इट इज हाई टाइम। इसकी हिंदी होती है ये वही समय है, ये सही समय है, ये वही समय है जब हम ये किया करते थे, ये वही समय है जब हम वो किया करते थे, ऐसा कुछ कहना चाह रहा है वो। बाकी इसके अलावा अगर मान लेते हैं इनके तुरंत बाद कोई सब्जेक्ट नहीं रखा, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि इनके बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, ये सब्जेक्ट लिखा है तो सेकंड फॉर्म या वर्ब। अगर इनके तुरंत बाद में, इन चारों पांचों के तुरंत बाद में सब्जेक्ट लिखा नहीं है, इनके बाद में सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है, अगर सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं है तो फिर डायरेक्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना। तब क्या आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान रखना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट नहीं दे रखा, इट इज राइट टाइम टू गो देयर, इट इज राइट टाइम यू वेंट देयर, ठीक है, यू आ गया तो वेंट देयर, और बाकी सब्जेक्ट नहीं दे रखा तो भाई टू प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। इसका ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना, इसका ध्यान रखना। इसके अलावा एक पेयर और बनता है, एक होता है आई विश या फिर वुड दैट, आई विश या फिर वुड दैट, इन दोनों का मतलब होता है काश, काश ऐसा भी होता है। आई विश और वुड दैट क्या होता है बताओ, आई विश और वुड दैट इमेजिनरी एक्शन को बताने के लिए आता है। जैसे इमेजिनरी एक्शन मैंने क्या, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश मैं ये करता, काश मैं वो करता, ये जो हिंदी है आई विश वुड दैट की,
इसकी हिंदी ही होती है काश, काश ऐसा होता या काश वैसा होता। तो आई विश वुड दैट कहीं मिल जाए मान लेते हैं तुम्हें, तो तुम ये मान लो कि बात इमेजिनरी है। और अगर इसके तुरंत बाद, है ना, इसके तुरंत बाद तुम्हें क्या लिखा मिले, इसके तुरंत बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखा मिले, और मैं तुमसे कहूँ सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, इमेजिनरी बात है तो वर आएगा या फिर सेकंड फॉर्म आएगी। ध्यान रखना, ये भी बात ठीक है, इसका भी ध्यान रख सकते हो साहब, है ना। इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। इमेजिनरी एक्शन है, बाकी तो क्या बताना। अगर ये बात समझ में आई हो तो वापस आ जाओ। मैंने क्या कहा, इट इज हाई टाइम आ गया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, इट इज हाई टाइम, सॉरी, इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट द रूम। ठीक है, 45 सेंटेंस हो गए, थोड़ा ज्यादा डिटेल में तो नहीं जा रहा मैं, पता नहीं यार, मुझे लगता है मजा तो आना चाहिए। आपके कोई सजेशन हो, कुछ हो तो आप मुझे दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मुझे लगता है इस क्लास को यहीं पे खत्म करना चाहिए। आज के लिए इतने रखेंगे गाइस। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें कर दिया करो। अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो, अपने नॉन लोगों को सजेस्ट कर सकते हो, और बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतने रखेंगे, बाकी काम कल करते हैं। अभी सभी को टाटा बाय बाय। ठीक है।